इतनी आश्चर्यजनक बात है कि जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज को नहीं माना जो मैथियों को एसटी का दर्जा नहीं दिया। राजा के द्वारा रिकमेंड करने के बावजूद इनको मैथीज को पहले से एसटी दर्जा प्राप्त था, उनको नहीं मिला। लेकिन क्रिश्चियन होते हुए भी नगाज और कुकीज को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एसटी का दर्जा दे दिया गया। अब हम उस बात पे नहीं जाएंगे जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा मैथियों के साथ क्यों किया, लेकिन आप लोग खुद समझते होंगे। वैसे पता नहीं नेहरू के बारे में ऐसा कहा गया है बहुत लोगों के द्वारा कि वो शिक्षा से क्रिश्चियन, संस्कृति से मुसलमान और दुर्भाग्य से हिंदू थे। नमस्कार दोस्तों, मणिपुर धधक रहा है। मणिपुर वो जिसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का गहना कहा था। मणिपुर का परिचय महाभारत में अर्जुन की ससुराल के रूप में है। जी हाँ, द्रौपदी के अलावा अर्जुन की शादी वहां की राजकुमारी चित्रांगदा से भी हुई थी, जिससे उन दोनों का एक पुत्र बब्रुवाहन भी था। मणिपुर वो जगह भी है जहां आजादी की लड़ाई लड़ते हुए आजाद हिंद फौज के साथ नेता सुभाष चंद्र बोस मणिपुर आए थे। लेकिन आज मणिपुर वहां की हिंसा के लिए चर्चा में है। वहां कुकीज और नागाज आज एक तरफ हैं और मैथीज एक तरफ हैं। समुदाय के बीच आपस में कटुता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इस कटुता, इस हिंसा के पीछे जो विदेशी ताकतें हैं, उनके बारे में जांच पड़ताल करनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कई एस्पेक्ट ऐसे बताऊंगा जिनकी चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में नहीं कर रही है। अब आगे बढ़ने से पहले पॉलिटिकल करेक्टनेस क्या है ये आपको समझा देता हूं। पॉलिटिकल करेक्टनेस एक ऐसी शब्दावली है जिसका मतलब होता है समस्या की जड़ को जानबूझकर पहचानते हुए भी दोनों पक्षों, जिसमें कि किसी एक पक्ष की गलती है लेकिन दोनों पक्ष को आप बराबर का कसूरवार मानना, बैलेंस दिखाने के चक्कर में। तो इस पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में मीडिया आपको सही सही बातें न पहुंचाया न पहुंचा पाएगा। दोस्तों, मणिपुर की इस हिंसा को समझने के लिए हमें मणिपुर को दो नजरियों से देखना होगा। पहला नजरिया वहां की ज्योग्राफी है, भौगोलिक क्षेत्र है। तो मणिपुर का 10% भाग जो है वो प्लेन है, मैदानी इलाका है, और बाकी 90% भाग लगभग जो है वो पहाड़ी इलाका है। अब उसकी बनावट एक तरीके समझने के लिए फुटबॉल स्टेडियम जैसा होता है, या क्रिकेट स्टेडियम भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। फुटबॉल स्टेडियम की तरह की बनावट वहां है। बीच वाला पार्ट जो है वो इरेगुलर 10% इलाका जो है वो गोलाकार है, कटोरे के शेप का है। वो कटोरे के शेप का इलाका वो मैदानी भाग है, यहां मैतीज रहते हैं। और पहाड़ी इलाका है 90% जो गैलरी के आकार का लगभग, उसमें कुकीज और नागाज रहते हैं। और अब दूसरा नजरिया जो है मणिपुर को समझने का वो है वहां की डेमोग्राफी, वहां की आबादी। तो दोस्तों, वहां की आबादी में 3 सेक्ट्स हैं मुख्य रूप से, है तो कई और सेक्ट, लेकिन मुख्य रूप से 3 डोमिनेंट सेक्ट हैं, मैतीज, कुकीज और नागाज। मैतीज वहां पे लगभग 58% है 2011 की जनगणना के अनुसार, और कुकीज नागाज मिला के लगभग 35% वहां पर है। मैतीज वैष्णव धर्म में विश्वास करते हैं, यानी हिंदुइज्म में इनकी आस्था है। भगवान कृष्ण मानने वाले हिंदू धर्म की प्रथाओं का पालन करते आ रहे हैं शुरू से। कुकीज जो दूसरा सेक्ट है ये भी वहां डोमिनेंट है, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मैतीज मैदानी वो 10% वाला इलाका है, अधिक संख्या होते हुए 10% इलाके में ही सिमटा हुआ है, मैदानी इलाका में वहां रहता है। और ये कुकीज जो है और नागाज, ये दोनों मुख्य रूप से ईसाई क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं। ये हिली एरियाज में रहते हैं। इस मसले की शुरुआत हुई भारत में ब्रिटिश के आगमन के बाद। ब्रिटिश जब भारत आए, अपनी भारत को अपनी कॉलोनी बनाया, तो कॉलोनी बनाने के बाद वो धीरे धीरे भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों में जब पहुंचे तो उन्होंने 2 चीजें देखी वहां। नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा इलाका था, वो इलाका चाय की खेती के लिए बहुत ज्यादा मुफीद था, अनुकूल था, और दूसरा वहां तेल भी मिलता था। तो ब्रिटिशों के लिए ये 2 चीजें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वहां हो गई नॉर्थ ईस्ट में, कि तेल वहां से कैसे चुराया जाए, शुरू से थे, और दूसरा चाय की खेती से कैसे लाभ उठाया जाए। तो चाय की खेती के लिए इन्होंने रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, जो अपने ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उन सबको यहां बसाना शुरू किया। उनके लॉज बनाए जाने लगे और कहा आप लोग चाय की खेती कीजिए यहां पे। अच्छा, जब नॉर्थ ईस्ट के इलाके पहुंचे और उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि नॉर्थ ईस्ट के इलाके में जो बहुत बड़ा चंक जो है उसमें लोकल ट्राइब्स जो थी, कई ट्राइब्स, वो अलग अलग पॉकेट्स में बसे हुए थे। आज के जैसा ये आसाम है, मणिपुर या 7 राज्य जो हैं, इस तरीके का पहले रिजिड बाउंड्री नहीं थी नॉर्थ ईस्ट में। एक मोटा मोटी नॉर्थ ईस्ट का बड़ा ऐसा टुकड़ा ही अलग था, जिसमें लोकल ट्राइब्स अलग अलग इलाके में रहती थी।
उन्होंने देखा कि वो लोकल ट्राइब जो थी वो प्रकृति की उपासना करती थी, नेचर की वर्शिप करती थी। अब नेचर की वर्शिप जो है वो हमारे हिंदू धर्म में भी है। हिंदुइज्म भी नेचर की वर्शिप करता है, जैसे पौधों की पूजा करना, पेड़ की पूजा करना, नदियों की पूजा करना, पहाड़ की, धरती की, आकाश की पूजा करना, ये हिंदू धर्म में भी है। या यूं कहें कि हिंदू धर्म से ही उन सब चीजों में धीरे धीरे फ्लरिश हुआ है, फला फूला है। लेकिन अंग्रेजों ने सोचा कि अगर उनको वहां से अच्छे तरीके से मजे से निकालना है तेल, पेट्रोलियम, और निकालना वहां से चाय की खेती करनी अगर है, तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए इन लोकल ट्राइब्स को सामान्य मुख्य धारा से अलग थलग करके उस इलाकों पे कंट्रोल करना होगा। इसके लिए उन्होंने एक अलग कंसेप्ट लाया, इनर लाइन परमिट, आउटर लाइन परमिट। ये लॉजिक कहता था कि हम लोग मतलब भारत दूसरे को दिखाने के लिए, होता है ना हाथी का दिखाने का और खाने का और, उसी तरीके से भारत की शेष जनता के सामने में, बुद्धिजीवियों के सामने में उन्होंने ये तर्क रखा कि हम लोग यहाँ के लोकल ट्राइब्स की जो है कल्चर को सुरक्षित रखने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इनर लाइन परमिट, आउटर लाइन परमिट बनाना चाहते हैं, जिससे कारण नन ट्राइब्स लोग जो है, यानी कि जो आदिवासी नहीं है, वो उन इलाकों में नहीं जा सके। क्यों नहीं जा सके? चालाकी से, बेधड़क मजे से दोहन किया जा सके इलाके का, तेल निकाला जा सके, चाय की खेती की जा सके बिना किसी बाहरी डिस्टर्बेंस के। तो इनर लाइन, आउटर लाइन परमिट की व्यवस्था करने के बाद 1870 के दशक में, 80 के दशक में और 1890 के दशक में जब वहां वो लोग पैर फैला रहे थे, उसमें उन लोगों ने एग्रेसिवली लंदन, इंग्लैंड से जो क्रिश्चियन मिशनरीज होता उनको बुलाना शुरू किया और पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाके में फैला दिया। अब देखिए यहां पे उनका दोहरापन, शुरू से वो अंग्रेज लोग ढोंगी तो थे ही, कहते कुछ थे करते कुछ थे। उन्होंने इनर लाइन परमिट और आउटर लाइन परमिट क्यों बनाया, उन्होंने बताया, ये एक्सप्लेन किया था, जो उन्होंने यहाँ के कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनकी प्रकृति की पूजा जो करते थे या फिर कल्चर संस्कृति, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? इंग्लैंड, लंदन से क्रिश्चियन मिशनरीज को बुला रहे हैं जो पूरे इलाके को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जा सके, क्रिश्चियनिटी से। तो दोस्तों प्रश्न उठता है, ब्रिटिशर्स आखिर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट क्यों करना चाहते थे इस नॉर्थ ईस्ट के रीजन में? तो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 कारण सामने आते हैं। पहला कारण तो जाहिर बात है पैसे का है, आर्थिक कारण है। जो तेल और चाय पत्ती का खेल वहां हो रहा था, उसको बनाए रखना चाहते थे। उसको बनाए रखने के पीछे तोड़ने की क्या वजह है? तो तोड़ने, इस रीजन को तभी तोड़ा जा सकता था जब इंडियन कल्चर से ये क्षेत्र अलग हो जाए, भारतीयता की जड़ों से इस रीजन की जड़ें कट जाए, तो क्रिश्चियन बना करके ऐसा हो सकता था, क्योंकि इलाका बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत बड़ा इलाका था ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था जो ये रीजन स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट था। अंग्रेज सोच रहे थे किसी कारणवश फ्यूचर में अगर भारत छोड़ना पड़ गया, उसके बावजूद इस इलाके में वो अपनी जड़ें जमा कर रखेंगे, अपने कल्चर को, क्रिश्चियनिटी को फैला देंगे, तो यहाँ उनके पांव जमे रहेंगे। तो इससे वो चीन पर नजर रख सकते थे, भारत पर नजर रख सकते थे, भारत के साउथ ईस्ट एशियन देशों के एक्सेस को रोक सकते थे, और साउथ एशियन देशों जो विभिन्न देश हैं उन पर नजर रख सकते थे। तो रणनीतिक रूप से ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण अंग्रेजों के लिए था, इसलिए भी भारत से इस इलाके को तोड़ना चाहते थे। तोड़ने के लिए यहाँ पे भारत की जड़ों से काटना जरूरी था इस रीजन को। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण था क्रिश्चियनिटी फैलाने का कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से मतलब है उन देशों का जो अंग्रेज मानते थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो गरीब और पिछड़े देश है वो थर्ड वर्ल्ड, दूसरी दुनिया के देश हैं। जाहिर बात था अंग्रेजों का जन्म भारत भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में से एक था। तो अंग्रेज अधिकारियों ने ये सोचा कि अपने उनके लोग जो वेस्टर्न, वो जो लंदन, इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, उन लोगों को एक क्रिश्चियन किंगडम का उपहार दिया जाए, यहाँ अपना एक अलग क्षेत्र बनाया जाए पूरे साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, rather पूरे एशियन रीजन में एक क्रिश्चियनिटी वाला देश बनाया जाए। क्योंकि देखिए ना, भूटान बौद्धिस्ट देश था, नेपाल हिंदू देश था, भारत 80% आबादी यहाँ की हिंदू थी, पाकिस्तान बना वो इस्लाम वहां पे मुख्य धर्म था, म्यांमार में बौद्धिस्ट धर्म था, तो क्रिश्चियन धर्म वाला यहाँ पे इस इलाके में कोई देश था ही नहीं। तो उन्होंने सोचा कि क्रिश्चियनिटी में तब्दील करके इस इलाके को, और लोकल ट्राइब बहुत तेजी से तब्दील हो भी रही थी क्रिश्चियनिटी में, तो उन्होंने सोचा इस क्रिश्चियनिटी में से इलाकों को तब्दील करने से इस क्षेत्र की संस्कृति में, रहन सहन में अंतर आ जाएगा और वो भारत से टूट जाएगी इसकी जड़ें, और तब वो आराम से यहाँ पे अपना बेस बना करके अपना काम निकाल सकेंगे। लेकिन दोस्तों उनके इन इरादों पर पानी तब फिरने लगा जब भारत आजाद हुआ। दरअसल भारत के आजाद होने के समय में भारत पाकिस्तान बंटवारे के कारण दोनों देशों के बीच बहुत तनाव फैल गया, बहुत भयावह दंगा हुआ, 10 लाख से ज्यादा लोग मरे।
उन सब चीजों से, और रॉयल नेवी ने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, सैनिकों में विद्रोह हो गया। तो इस चक्कर में अंग्रेज लोग जल्दी से जल्दी भारत छोड़ देना चाहते थे और उन्हें छोड़ना पड़ा भारत। लेकिन इस चीज को आप जानिए कि अंग्रेजों ने अपना यह सपना जो पूरा करने का ठाना था, भारत से तोड़ देने का नॉर्थ ईस्ट के रीजन को, उसको कभी देखना बंद नहीं किया। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को दो पार्ट में बांटा, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो उन्होंने भारत की आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और वहां की ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी जो थी MI6, उसने पाकिस्तान के ISI की मदद से ईस्ट पाकिस्तान, जो कि तभी पाकिस्तान का अंग था और आज लेकिन अलग, 1971 में इंदिरा गांधी ने दो पार्ट में पाकिस्तान को बांट दिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन उस समय ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान एक ही था। तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 पाकिस्तान के ISI के सहयोग से ईस्ट पाकिस्तान में अपना बेस बनाया और ये सोच करके, चूंकि क्रिश्चियन ट्राइबल ग्रुप है, क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो चुके हैं, इसलिए ये हमारी मदद करेंगे, उनको हथियार गोला बारूद देना उन विद्रोही गुटों को शुरू कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि भारत के आजाद होते ही क्यों नॉर्थ ईस्ट के इलाके में विद्रोह फैल गया। तो विद्रोह फैलने का मुख्य कारण था इन ब्रिटिशर्स द्वारा लोकल ट्राइब जो क्रिश्चियन बन गए थे, कुकीज, नागा ट्राइब में शामिल थे, उनको हथियार, असला बारूद वगैरह मुहैया कराना। तो अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर ब्रिटिशर्स के समय में प्रिंसली स्टेट था और भारत की आजादी के समय वहां के राजा थे बुद्धचंद्र सिंह। और जब भारत आजाद हुआ तो ये बुद्धचंद्र सिंह नेहरू के पास गए भारत में मणिपुर के मर्जर को लेकर के। इन्होंने बताया कि चूंकि मणिपुर का भारत में विलय होने जा रहा है, इसलिए मैती वहां जो मुख्य डोमिनेंट सेक्ट है, उसको वहां पहले से ही ST का दर्जा प्राप्त था, शेड्यूल ट्राइब का। तो भारत का जो संविधान बन रहा था उस समय में मैतियों को भी ST का दर्जा बरकरार रखा जाए। 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज को नहीं माना, जो मैतियों को ST का दर्जा नहीं दिया, लेकिन नगा और कुकीज को, जो कि धर्म से क्रिश्चियन था, और भारतीय संविधान क्रिश्चियन धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है, उसके बावजूद उन्होंने ST का दर्जा कुकीज और नागाज को पहाड़ी क्षेत्र की विशेषता के कारण स्पेशली रूप से दे दिया। जो मुख्य डोमिनेंट सेक्ट था मैतीज, उनको ST का दर्जा नहीं दिया है राजा के द्वारा रिकमेंड करने के बावजूद। जिनको मैतीज को पहले से ST दर्जा प्राप्त था उनको नहीं मिला, लेकिन क्रिश्चियन होते हुए भी नगाज और कुकीज को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ST का दर्जा दे दिया गया। अब हम उस बात पे नहीं जाएंगे जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा मैथियों के साथ क्यों किया, लेकिन आप लोग खुद समझते होंगे। वैसे पता नहीं नेहरू के बारे में ऐसा कहा गया है बहुत लोगों के द्वारा कि वो शिक्षा से क्रिश्चियन, संस्कृति से मुसलमान और दुर्भाग्य से हिंदू थे। आगे इस चीज को खुद आप लोग समझिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने आखिर मैतीज हिंदू को ST का दर्जा देने से क्यों मना कर दिया, और जो कि कुकीज नागाज धर्म से क्रिश्चियन थे, धार्मिक आधार पे दर्जा ST का नहीं मिलना चाहिए संविधान के हिसाब से, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दिया गया। मैतीज हिंदू जो थे आबादी में वहां पे बहुत ज्यादा थे, मेजोरिटी थी, 10% जमीनी मात्र रहते थे वो वैली में, घाटी में, इम्फाल घाटी में, और 90% भाग पर ये कुकीज नागाज रहते थे। इसके बावजूद उनको ST का दर्जा दे दिया गया और मैतीज को नहीं दिए जाने से मैतीज नाराज हुए, उनका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, इसके आगे भी इस दुर्भाग्य का अंत नहीं हुआ मैतीज हिंदुओं के दुर्भाग्य का। 1960 में जब मणिपुर का लैंड रिफॉर्म एक्ट पारित हुआ तो उसमें एक अजीब परिघटना हुई। वहां की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने यह नियम बना दिया, मैतीज हिंदू जो 10% भाग में रहते हैं, मेजोरिटी होते हुए भी, वो पहाड़ी इलाका जो 90% भाग मणिपुर का, वहां जमीन नहीं खरीद सकते हैं। यानी इस 10% इलाके में ही तुम लोग बंधे रहो, तुम्हारी आबादी बढ़ने के बावजूद उसी 10% इलाके में तुम्हें रहना पड़ेगा। 90% भूभाग जो है, जहां की 1/3 पॉपुलेशन लगभग थी कुकीज नागाज के रूप में, वहां जमीन नहीं खरीद सकते हो। अच्छा, इसका उल्टा क्या किया, देख लीजिए भेदभाव, कि कुकीज नगाज को यह अधिकार दे दिया कि वो उस 10% भाग में जमीन ले सकते हैं। 90% भूभाग पे तो उनका रहते ही थे वो लोग, लेकिन 10% भूभाग जहां पे मैतीज रहते थे वहां पे कुकीज नागाज जमीन ले सकते हैं, लेकिन जहां कुकीज नागाज रहते हैं उन 90% भाग पे ये मेजोरिटी मैतीज हिंदू जो है वो जमीन नहीं खरीद सकते हैं। ये तो आग लगाने वाला काम था, इससे गुस्सा भड़क उठा मैतीज लोगों का। नगा कुकीज विद्रोहियों के हाथों फ्री पैसा, मुफ्त का हथियार ढेर सारा मिलने के बाद उन लोगों का मन बढ़ गया और वो लोग जगह जगह डिस्टेबलाइज करने लगे नॉर्थ ईस्ट रीजन को। भारतीय सुरक्षा बलों, भारतीय सेना पर हमले करने लगे, जिसके रिएक्शन में भारतीय एजेंसी ने उन पॉकेट्स को चिन्हित किया, ये लोग कहां से कर रहे हैं, इनको मदद कहां से मिल रही है,
तो पाया ईस्ट पाकिस्तान जो था तब का, वहां से ये कार्रवाई चल रही। तो इसके बाद ऐसी परिस्थितियां निर्मित की गई रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंडिया के द्वारा, तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा ऐसा डिसीजन लिया गया कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। अब पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान रह गया और ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश से बदल गया। तो इन गुटों को, जो ब्रिटिशर्स को, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान वालों को अब लग गया कि ईस्टर्न पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया नया नया, वहां से अब ऑपरेशन चलाना मुश्किल है भारत को तोड़ने का। तो उन्होंने म्यांमार के सीमाई इलाकों में शरण लिया, अपने एजेंट्स को दिया और म्यांमार से ऑपरेट करने लगे। अब म्यांमार का जो सीमा है वो सीमा बहुत पोरस है। पोरस मतलब इस प्रकार की सीमा जो बहुत दलदली क्षेत्र है, नाला, नदी, उबड़ खाबड़ जमीन इस तरह का है, जो पूरी तरीके से फेंसिंग नहीं किया जा सकता है, बार नहीं लगाया जा सकता है। तो इस कारण वहां सीमा संवेदनशील है, कोई भी आराम से घुस जाता है। अच्छा, इस बीच इन्होंने चिन्हित किया एक और चीज, गंदा गेम प्लान। ब्रिटिशर्स जो थे, क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी, जो कुकी जनजाति जो रहती है मणिपुर में, उसके संबंधी, पुराने संबंधी जो थे म्यांमार में चिन जाति नाम से जाने जाते, CHIN चिन जाति के नाम से जाने जाते थे, उन लोगों को चुपचाप जो है भेजना, पैसा दे करके शुरू किया, जो तुम लोग जाकर के उस जगह में, पहाड़ी एरिया में जाकर के बसो, छिपो जाकर के, और वहां से उस रीजन को डिस्टेबलाइज करना है। अब ये चीन जातियां जो है भारत जब आई, ये लोग रहेंगी कहाँ? तो उन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में जो कुकी जनजाति, नागा जनजाति रहती है, वहां छिप करके रहने लगी। और कुकी जनजाति के चूंकि पुराने संबंधित चीन जनजाति वाले, तो इन्होंने गले लगा के स्वागत किया उनका। अब एक नई परिस्थिति निर्मित हो गई। 1970 के दशक में, 1972 ईस्वी में मणिपुर पूर्ण राज्य बन गया। इससे पहले 1949 से अब तक 1972 तक जो था, ये केंद्र शासित प्रदेश था। अब ये पूर्ण राज्य बन गया। पूर्ण राज्य बनने के बाद यहाँ पे हिल एरिया डेवलपमेंट कमेटी की स्थापना हुई, जिसमें कि ये कुकी नागा जनजातियों के एक समूह को अधिकार दे दिया गया कि जितना हिली एरिया है वहां का प्रशासन आप लोग खुद निभाइए। यानी मैथिल लोगों से अब ये अधिकार भी चला गया, सरकार में रहते हुए भी, तो कि वो लोग पहाड़ी क्षेत्रों का नियंत्रण कर सके, ये अधिकार भी जाता रहा। अब हिल एरिया डेवलपमेंट कमेटी को अधिकार दे दिया गया, जो किस तरीके से सेटलमेंट करना है, क्या नियम कानून होंगे, कौन आएगा बसेगा, इस तरीके से वो अधिकार चला गया कुकी जनजातियों, नागा जनजातियों के नेताओं के पास। अब इन नेताओं का एक समूह जो है, ये जो अवैध घुसपैठिए जो घुस के आ रहे चीन जाति वाले, वर्मा से, म्यांमार से, उन लोगों को नागरिकता प्रदान करनी शुरू कर दी, उन लोगों को सिटीजनशिप देना शुरू कर दिया इलीगली। ये चीन जनजाति जो लाई गई थी नॉर्थ ईस्ट के इलाके को डिस्टर्ब करने के लिए, अब वो यहाँ क्या करने लगी, छुप छुप के जंगलों में वो अफीम की खेती करने लगी, पॉपी कल्टीवेशन। अब इस अफीम की खेती के फलस्वरूप वहां का नॉर्थ ईस्ट का युवा ड्रग्स के कारण बर्बाद होने लगा, ड्रग्स की लत लगने लगी। जिस तरह पंजाब पूरी तरीके से पंजाब में ड्रग्स के लोग लगी, उस तरह नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स के लती हो गए। 1980 से ये सिलसिला लगभग शुरू हुआ है, जब से चीन जनजाति को बसाना शुरू किया गया। और अफीम की खेती का इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करों का, स्मगलरों का अड्डा बन गया वो पूरा इलाका, मतलब क्रिमिनलों का गढ़ बन गया। अब इससे जो है वहां की सरकार परेशान रहने लगी। अब बीजेपी सरकार ने वहां एक महत्वपूर्ण काम ये किया कि फरवरी महीने में एन बीरेन सिंह जो है, उन्होंने खुलेआम कहा कि वो अफीम की खेती करने वालों को उखाड़ फेंकेंगे, जड़ से तबाह कर देंगे, नष्ट निस्त नाबूद कर देंगे, और उसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी उन्होंने। और लगे हाथों अप्रैल महीने में हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया एसटी मामले में, मैथिल समुदाय को, कि सरकार से, केंद्र सरकार से सलाह लेकर के इन्हें भी दर्जा दिया जा सकता है कि नहीं एसटी का। अब ये दोनों इशू मिलकर एक हो गए। अब तो इन लोगों को आग लगना स्वाभाविक था, विद्रोहियों को, और तभी से ये लोग जो है ब्रिटिशर्स के, क्रिश्चियन मिशनरीज के, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान के एजेंट जो है सक्रिय हो गए, एक्टिव हो गए प्रोपेगेंडा फैलाने में। बड़े बड़े न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, जिसमें ये लिखा जाने लगा भारतीय सरकार बहुत ही इनसेंसिटिव है। हाँ, वो लोग जबरदस्ती गरीब जनजातियों को जंगलों से उखाड़ के फेंक रही है, बाहर हटा रही है, घुसपैठियों की आड़ में भारतीयों को निकाल कर बाहर कर रही है। लेकिन दोस्तों, मसला यहाँ भारतीय सरकार की इनसेंसिटिविटी का नहीं है, मसला यहाँ पर भारत को बचाने का है, ड्रग इकोनॉमी को खत्म करने का है, मैथियों को उनका अधिकार वापस दिलाने का है। मसला यहाँ भारत को टूटने से बचाने का है। मसला यहाँ पर वो पुराना ब्रिटिश ड्रीम जो कि क्रिश्चियन किंगडम बनाने का था, उसको पूरा नहीं होने देने का है। तो भारतीय सरकार ने अगर कठोर होते हुए ये बातें बोली हैं ड्रग इकोनॉमी को तबाह करने की, तो जाहिर सी बात है जो ड्रग इकोनॉमी के फाइनेंसर होंगे और भारत को तोड़ने की साजिश में शामिल होंगे, उनकी दुकानें तो बंद होंगी ही। तो आई होप दोस्तों अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मसला नगा, कुकीज और मैती के बीच का नहीं है। मसला है मैतीज जो कि राइटफुल क्लेमेंट है
एसटी स्टेटस का उसको वो मिले, राइटफुल क्लेमेंट यानी कि सही अधिकारी है वो स्टेटस का, इसलिए क्योंकि वो शुरू से एसटी स्टेटस उसको आजादी से पहले से मिलता रहा था और आजादी के बाद मेजोरिटी होते हुए, डोमिनेंट वहां पे होते हुए उसको उसके उस स्टेटस को उसे छीन लिया गया, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया गया। और दूसरी बात दोस्तों, इशू ये है कि ये नगा और कुकी जनजातियां जो विद्रोही हैं, गुट जो है, वो इस चीज का जो एसटी स्टेटस का विरोध कर रही है, दरअसल वो भी ये समझ रही हैं कि ये एसटी स्टेटस की बात नहीं है। वो समझ रही हैं कि 1980 के दशक से इन्होंने जिस चीन जनजाति को छुपा कर यहाँ पाला पोसा और अफीम कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया, पूरे नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को बर्बाद कर दिया ड्रग्स फैला करके, उनको अब बाहर खदेड़ा जाएगा। मामला वो नहीं है जो दिख रहा है एसटी स्टेटस अकेला, मामला उसके पीछे छिपा हुआ है ये ड्रग इकोनॉमी, भारत को तोड़ने की साजिश। तो भारत को तोड़ने की ये शक्तियां हैं जिसमें कि हम लोग देखिए ब्रिटेन पाकिस्तान के आईएसआई की मदद से नॉर्थ ईस्ट को तोड़ना चाहता है, या उधर अमृतपाल सिंह या हरदीप सिंह निज्जर जैसों को बढ़ावा देकर के कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन या जर्मनी भारत को तोड़ने की कोशिश करता है, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। ये एक पैटर्न है और ये पैटर्न इस तरीके का है कि ये बवाल बढ़ेगा ही। लेकिन अब आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद डिसाइड करना है कि इशू ये भारत को बचाने का है या फिर हिंदू या क्रिश्चियन समूह के बीच लड़ाई झगड़े का इशू है। ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बार फिर से कहता हूं कि इशू एसटी स्टेटस का नहीं है, इशू है ड्रग इकोनॉमी को खत्म करने का और भारत में छिपे उन सबवर्सिव एजेंट्सों को ढूंढ ढूंढ के निकालने का, जो कि ब्रिटेन, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका आदि का पैसा लेकर भारत को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सी ताकतें हैं जो इस प्रक्रिया में रुकावट चाहती हैं, रोक लगाने का प्रयास कर रही हैं कि इंडियन गवर्नमेंट उन एजेंटों को न्यूट्रलाइज करने में सफल ना हो सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि समय पे आपको मेरे वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार।